नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में फॉर इम्प्रूविंग वर्क कल्चर एंड ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। आमतौर पर एक परसेप्शन बन गया है कि अधिकारी जो है मीटिंग जाने में व्यस्त हैं, कर्मचारी चूना लगाने में व्यस्त हैं और पब्लिक हाहाकार मचाने में व्यस्त है। इस परसेप्शन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है ताकि सिटीजन्स का ये भ्रम जो है ये टूट सके। नॉर्मली इट इज सेड लीडर्स आर बिजी इन ग्रीटिंग्स, ऑफिसर्स आर बिजी इन मीटिंग्स, staff is busy in cheating and public is sweating and sweating। तो इस प्रकार ये भावना क्यों बनी? क्योंकि हमारे पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स में सिटीजन्स को मनचाही सुविधाएं मिलना तो एक तरफ रहा, बल्कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हमारे कर्मचारी आनाकानी करते हैं और वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि पब्लिक जो है उसका मन टूट जाता है एंड दे फॉल ए प्रे टू द मिडिल मैन और टाउट्स, या वो पुल्स एंड प्रेशर्स का काम करना शुरू कर देते हैं लाने का। यही नहीं, हमारे सरकारी कर्मचारी भी एज ए मैटर ऑफ राइट किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनको कोई भी सुविधा एज ए मैटर ऑफ राइट मिली है। वो भी कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने से पहले वहाँ किसी न किसी अधिकारी से संपर्क साधते हैं या किसी का पुल्स एंड प्रेशर्स यूज़ करते हैं, किसी की फ्रेंडशिप को यूज़ करते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद हमें सुविधाएं पॉजिटिवली मिल जाएं और समय पर मिल जाएं। यदि कर्मचारियों का ये हाल है तो सिटीजन्स का क्या हाल होगा? दिस कैन बी वेल इमेजिन्ड। तो इसके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो है नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। आज की डेट में हम देखते हैं तो हमारे फॉर्म्स इतने कम्बरसम हैं, इतनी सूचना हम उनमें मांग लेते हैं जिसकी हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ना ही कभी हमने उनको कंपाइल ही करने का प्रयास किया है। कोई भी फॉर्म ले लो, बाबा आदम के ज़माने का चल रहा है, उसमें ऐसी ऐसी सूचना मांग ली जाती है। आज की डेट में पूछते हैं कि पाकिस्तान में आप कहाँ रहते थे? अरे भाई, आज 77 साल हो गए पाकिस्तान से लोगों को आए हुए, वहाँ से आपको क्या लेना देना? तो ऐसी सूचना मांगकर हम सिटीजन का एक मॉरल डाउन करते हैं, तो दूसरा उसके लिए काम काज बढ़ाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। हर फॉर्म को एक दफ़ा रिव्यू करने की आवश्यकता है ताकि उसमें से अननेसेसरी एलिमेंट्स जो आज की डेट में आवश्यक नहीं हैं उनको हटाया जा सके। मैंने फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में देखा कि एक फॉर्म के अंदर बार बार पूछा जाता है कि एप्लीकेंट का उसकी फलां मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इससे उसको हम राशन कार्ड का नाम नहीं जोड़ेंगे या उसका राशन कम कर देंगे। जब इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो इसको उसमें मांगने की आवश्यकता क्या है? इसी प्रकार से एक फॉर्म में 3-4 जगह पर एड्रेस पूछा जाता है। आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपको कहाँ कनेक्शन चाहिए, ये तो पूछने वाली बात है। परंतु योर्स फेथफुली के नीचे फिर नाम और पता, और उसके बाद कहीं और आवश्यक पड़ी नाम और पता। इस प्रकार से हम इतना वर्बोस कर देते हैं किसी भी फॉर्म को कि पब्लिक जो है उसको स्वयं न भर के किसी के ऊपर उसको उसकी सर्विसेज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। एंड मिडिल मैन कम्स फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड सर्विसेज नॉट ओनली इन फिलिंग द फॉर्म्स बट आल्सो इन प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं करप्शन को एनकरेज करती हैं। बहुधा हमारे फॉर्म्स ये डिफाइन नहीं करते कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाने हैं
यदि उनको एक चेक लिस्ट दे दी जाए कि इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित फॉर्म लगाने आवश्यक हैं, तो उसको देखकर पढ़कर लगा देगा। परंतु चेक लिस्ट के उपलब्ध ना होने के कारण उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और हर बार एक नया डॉक्यूमेंट मांग दिया जाता है। इससे जो है विम्जिकल तरीके से काम करने की नौबत बन जाती है। जिसको टरकाना हो, कोई एडिशनल फॉर्म ऐसा मांग लो जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे कायदे कानूनों में नहीं लिखा हुआ कि किसी भी सिटीजन से किसी पर्पस विशेष के लिए कोई एफिडेविट लिया जाएगा, परंतु अननेसेसरली हम उन लोगों से एफिडेविट मांगते रहते हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो फिर थोड़े से पैसे देकर या अपने कंप्यूटर पर उन एफिडेविट्स को टाइप कर लेता है, परंतु लेमैन की एक दिहाड़ी टूट जाती है उस एफिडेविट को बनवाने में, जबकि हमें केवल वो उस कागज उस स्टैम्प पेपर वाले एफिडेविट को जस्ट फाइल में टांगना है। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है और कुछ से कुछ नहीं हम निकाल पा रहे। एंड अधिकतर जो हमारे एफिडेविट्स हैं वो बोगस अथॉरिटीज़ द्वारा वेरीफाइड होते हैं। जेन्युइन जो उनके ओथ कमिश्नर हैं या एफिडेविट को नोटरी करने वाले हैं, वो जेन्युइन लोग होते ही नहीं हैं। लोग बोगस स्टैम्प लेकर बैठे हुए हैं और उनसे 100 200 रुपए झाड़ लेते हैं बोगस एफिडेविट बनाने का, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और मज़े की बात है, आज तक बोगस एफिडेविट के लिए 0% प्रोसिक्यूशन है। तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। देन देयर इज़ नो टाइम फ्रेम फिक्स्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वर्क। अब कुछ आइटम्स के लिए डिस्पोजल ऑफ वर्क का समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, परंतु वो अभी तक अडेयर टू नहीं हो पा रहा। फिर भी लोग जो है कंप्लेंट नहीं कर पाते। जब भी है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी सुविधा कितने दिन में दी जाएगी, इसको अगर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया जाए तो एप्लीकेंट्स जो है वो वाचफुल हो जाएंगे और अपने राइट के लिए लड़ेंगे। परंतु इसके अभाव में एक नोटिफिकेशन आज से 10-12 साल पहले निकाल दिया, जिसका किसी को ज्ञान ही नहीं है, तो उसका लाभ कैसे उठा सकता है। इसी प्रकार से हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि उसको प्रोसेस कैसे किया जाए। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को डेवलप करने की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम इजीली उन फॉर्म्स को, उन सर्विसेज को देने के लिए जो है इजीली उनका सदुपयोग करके निर्णय ले सकें। इस प्रकार से जनता को सुविधाएं देने का बहुत सी गुंजाइश है। समय पर काउंटर खुलें। हमारे सरकारी दफ्तरों में कई दफ़ा ऑफिस खुलने का टाइम 9:30 है, परंतु 10 बजे तक स्टाफ ही नहीं होता। लेट कमिंग इज़ आवर हैबिट, अर्ली गोइंग इज़ आवर राइट, एक्सटेंडिंग लंच आवर इज़ ए ट्रेडिशन, 20 प्रेशियस आवर गॉन। हमारा स्टाफ जो है 20 से 25 घंटे भी सीटों में उपलब्ध नहीं होता। लेट कमिंग पर उनको फाइन नहीं किया जाता, अर्ली गोइंग को उनका रोका नहीं जाता, और इस प्रकार से वो काम कब करेंगे। यदि 20 घंटे वो अपनी सीट में ही नहीं है तो सब निपटान कैसे होगा, डिस्पोजल का कैसे होगा काम। तो इस प्रकार से देयर इज़ नीड फॉर डेवलपिंग नॉर्म्स। एक बाबूजी कितने काम किस प्रकार के करेंगे, एक दिन में उसका आउटपुट कितना होना चाहिए, तो इन चीज़ों को भी तवज्जो देने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति का काम मापदंड के अनुसार नापा जा सके। क्या उसका परफॉर्मेंस सही है या बिलो स्टैंडर्ड है। क्योंकि हर आदमी का एक आउटपुट देने का एक मापदंड होना आवश्यक है। यदि वो मापदंड नहीं होगा तो कोई आदमी 10 राशन कार्ड बनाकर ही अपना काम समाप्त कर देगा और कोई 50 बनाकर भी अभी काम में लगा रहेगा। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज अनदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बहुत सारा स्टाफ हमारा अंडरवर्क रहता है और बहुत सारा स्टाफ ओवरवर्क रहता है। विद द रिजल्ट जो ओवरवर्कड है वो काम निपटा नहीं सकते और जो अंडरवर्कड है वो मौज लिए जा रहे हैं। पब्लिक जो है हाहाकार मचा रही है और काम हमारा पूरा हो नहीं पाता।
इसलिए चेंज ऑफ सीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ ए मस्ट, ताकि उनको रोटेशनल ड्यूटीज़ दी जाएं। किसी का काम अगर हैवी है तो अगले हफ्ते 10 दिन में उसको लाइट वर्क मिल जाए, किसी का लाइट वर्क है तो उसको अगले 10-15 दिन में कुछ हैवी वर्क मिल जाएगा। इस प्रकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना भी एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है। देन मॉनिटरिंग ऑफ वीआईपी रेफरेंसेस, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वीवीआईपीज के रेफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे एमपीज के लेटर्स हैं, एसोसिएशन रजिस्टर्ड के लेटर्स हैं, एमएलएज और काउंसलर्स की रिकमेंडेशन हैं। इन सबको मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अनुसार इनको ना केवल एक्नॉलेज करना है बल्कि इनका डिस्पोजल भी जो है वो समय सीमा के अंदर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से आरटीआई मैटर्स हैं, वो भी एक समयबद्ध तरीके से मॉनिटरिंग की आवश्यकता रखते हैं। उनको भी डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। कोर्ट केसेस यदि आपके डिपार्टमेंट में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं या सेक्शन में हैं तो उनका मॉनिटरिंग भी आवश्यक है। कब इसकी डेट है, कब इसका एफिडेविट सबमिट करना है, कब रिप्लाई जाना है, कब इसका ब्रीफ प्रोड्यूस करना है वकील साहब को, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा पार्लियामेंट क्वेश्चन, असेंबली क्वेश्चन, ये भी आवश्यक है। ये भी टाइम बाउंड तरीके से निपटाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि इनका उत्तर हम समय पर नहीं दे पाएंगे तो ये डिपार्टमेंटल एश्योरेंसेस बन जाते हैं जो कि निपटाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इन पार्लियामेंट तो क्वेश्चन जो है 2-4 मिनट के अंदर डिस्पोज हो जाता है, परंतु यदि वो एश्योरेंस बन जाए तो इसका निपटान सालों साल नहीं हो पाता। इसलिए पार्लियामेंट और असेंबली क्वेश्चंस की तरफ भी हमें तवज्जो देने की बहुत आवश्यकता है। देन पर्सनल मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल स्टाफ मेंबर का भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। किसी का कोई क्लेम पास नहीं हो रहा, किसी को फर्दर स्टडीज़ की परमिशन नहीं मिल रही, किसी का टीएडीए बिल रुका पड़ा है, किसी की कोई इसका एडवांसेस रुके पड़े हैं। तो इनके लिए भी समय सीमा निर्धारण करके इनका भी एक सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर इनका मॉरल हम ऊपर नहीं करेंगे तो डिसग्रंडेड स्टाफ से सर्विसेज लेना बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। सो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स भी हमें पूर्ण रूपेण उनकी ग्रीवियंसेस को भी सुनना होगा। उनका पोस्टिंग ट्रांसफ़र ढंग से हो जाए, नज़दीक घर के पास हो जाए, ताकि उनको ट्रैवलिंग लाइन लॉन्ग डिस्टेंसेस ना करने पड़े, इत्यादि इत्यादि छोटी छोटी समस्याओं की तरफ तवज्जो देने की आवश्यकता है, जिसमें हमने उनकी मदद करने का प्रोत्साहन करना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर्स, जो भी एमपीज रेफरेंसेस हों, वीआईपी रेफरेंसेस हों, उनको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अनुसार एक्नॉलेज करना बहुत आवश्यक है। अगर हम नहीं एक्नॉलेज करते तो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का हम वायलेशन करते हैं और उसके लिए जो है कई दफ़ा एमपीज की कमेटी हमारे लिए जो है लेटर्स भिजवा देती है कि आपके दफ्तर में इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे, और वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। इसलिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वीआईपीज मस्ट बी डन इन टाइम। नाउ कमिंग टू डिस्पोजल ऑफ फाइल सिस्टम, आज की डेट में एक टर्म यूज की जाती है, बाबू राज चल रहा है। वाकई में देखा जाए तो जो भी अगर बाबूजी पुटअप करते हैं तो बाबू राज ही है। उसने अगर हाँ कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसमें ना कर दे, और यदि उसने ना कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसमें हाँ कर दे। कारण ये है कि हमारे मिडिल लेवल और उच्च अधिकारी उन फाइल्स को एप्लीकेशन ऑफ माइंड के अनुसार ना करके उनके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए उन चीज़ों को डिस्पोज करने का प्रयास करते हैं। यदि बाबूजी ने किसी फाइल को प्रोसेस किया तो क्या वो ढंग से किया कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार किया कि नहीं, इन चीज़ों को देखने की वो तवज्जो नहीं करते। उन्होंने जो नोट लिखा उसी को पुश अप कर देते हैं, उसी नोट को पुश डाउन कर देते हैं। एक स्टडी करने के दौरान हमने देखा कि 90% ऑफ द फाइल्स जो थी उनमें बाबूजी के प्रपोजल के बाद किसी भी अधिकारी ने टॉप से लेकर
और बीच में मिडिल लेवल में किसी भी अधिकारी ने कोई मीन मेक नहीं निकाला और उसको पुश थ्रू कर दिया अप एंड डाउन, और उसमें भी 3-3 महीने लग गए अंतिम निर्णय लेने में। ऐसी स्थिति में एलजी साहब और सीएस साहब ने बहुत ही स्ट्रांग नोट लिया और कहा कि यदि आप लोगों को कंट्रीब्यूट नहीं करना है तो क्यों नहीं आप अपने सिग्नेचर्स की एक रबर स्टैम्प बाबुओं को दे देते, ताकि आपने दस्तखत करने के बाद वो आपकी रबर स्टैम्प लगा दें, एटलीस्ट डिस्पोजल टाइम तो कम हो जाएगा। यदि ऐसे स्ट्रिक्चर्स एलजी और सीएस को मीटिंग्स में पास करने पड़े तो क्या फ़ायदा इसका। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी फाइलिंग सिस्टम है उसको प्रॉपरली हम मेंटेन करें और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने का भी प्रयास करें। यदि आप किसी बाबू के नोट से सहमत हैं तो उसको ए फॉर अप्रूवल, बी फॉर अप्रूवल, जो भी आपने लिखना है, अप्रूव्ड एटसेट्रा, नॉट अप्रूव्ड, उसमें कोई वेरिएशन है उससे आप सहमत नहीं हैं तो उन पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का प्रयास करें। परंतु ऐसा करने में जो है अधिकारी क्यों हिचकिचाते हैं आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार से डिस्पोजल ऑफ रेफरेंसेस करने में एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज अ मस्ट। स्टीरियोटाइप उसको अप पुश अप कर देना या पुश डाउन कर देना, उससे निर्णय नहीं होते। अधिकतर केसों में आज की डेट में अगर कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, सिटीजन का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि मिडिल लेवल और टॉप लेवल के ऊपर उनके ऊपर कोई सेकंड थॉट देने का प्रोसेस नहीं है। जो बाबूजी ने निर्णय ले लिया, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। इसी प्रकार से हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। आज की डेट में आरटीआई के युग में रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट हर्डल इन रेस्पॉन्डिंग टू आरटीआई रिक्वेस्ट। आरटीआई के अंदर हमें जवाब देना एक समय सीमा के अंदर आवश्यक है, परंतु रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद हम उसको उत्तर नहीं दे पाते। बेसिक रीज़न क्या है कि रिकॉर्ड तो है पर कहाँ है, किसके पास है, वो सूचना किस लेवल पर उपलब्ध होगी, ये हमें पता नहीं है। सो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड इज़ द बिगेस्ट हर्डल। इसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट एंड रूल्स 1993 के हैं, उनको आवश्यक इम्प्लीमेंट करने चाहिए। यदि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है डे इन एंड डे आउट ऐड होता जाएगा और उसको ट्रेस करना एक मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार हमारा जो बेसिक रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है, वही हमारे रिकॉर्ड रूपों के अंदर रहने की आवश्यकता है, और बाकी जो रिकॉर्ड अनवांटेड है, डिस्ट्रॉयबल है, उसको समय सीमा के अंदर डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है, ताकि जितना मिनिमम रिकॉर्ड होगा उतना ट्रेस करने में सुविधा होगी। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, इंडेक्सिंग ऑफ रिकॉर्ड इज अ मस्ट एंड कैटलॉगिंग इज अनदर एस्पेक्ट। सो ये तो आरटीआई इटसेल्फ कहता है कैटलॉग, इंडेक्स एंड कंप्यूटराइज ऑल योर रिकॉर्ड्स, ताकि रिकॉर्ड जो है समय के ऊपर वीड आउट हो जाए, अनवांटेड रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है, उसको हम राइट ऑफ कर दें। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट को अपने रिकॉर्ड के बारे में एक रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि वो उसकी लॉन्गिविटी प्रेस्क्राइब करें और जो अनवांटेड रिकॉर्ड है हर पीरियोडिकली रिव्यू करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड तो पहले ही पड़ा है, अगले 25-30 साल का और ऐड हो जाएगा और एंड इट विल बिकम ए क्योटिक कंडीशन। कई ऑफिसेज में, पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट में, जैसे सेल टैक्स है, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है, हम देखते हैं कि 30 to 40% ऑफ द फ्लोर एरिया इज कवर्ड विद अनवांटेड रिकॉर्ड, जिनको हम कई डिकेड्स तक कभी कुरेदते भी नहीं हैं, परंतु उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, क्योंकि उनका कोई लॉन्गिविटी की रिटेंशन पीरियड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार से अनहाइजीनिक कंडीशंस भी बन जाती हैं और रिकॉर्ड भी हमारे पास समय पर जो है वो नहीं उपलब्ध होता। देयर इज सेइंग वट एवर इज रिक्वायर्ड इज नॉट ट्रेसेबल एंड व्हाट इज ट्रेसेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करने की क्या आवश्यकता है। देन
our filing system is also faulty. बिना किसी हेड के हम नॉर्मली फाइलें खोल देते हैं जिनको बाद में ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में राइट फ्रॉम रिसीट ऑफ डायरी टू डिस्पोजल एंड फाइनल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल पूरी पद्धति दे रखी है कि फाइल कब खुलेगी, कब डिस्ट्रॉय होगी, कितनी लॉन्गेविटी होगी, रिकॉर्ड रूम में कब जाएगी, आर्काइव में कब जाएगी, सारे का सारी पद्धति उसके अंदर दे रखी है। यदि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम किसी भी फाइल को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। एक फाइल को जो है हमें सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर ईयर के अंदर खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में यदि वही फाइल दोबारा आवश्यक है तो उसको नए साल से उसमें खोलना चाहिए ताकि जो फाइलें क्लोज होनी हैं उनको क्लोज भी किया जा सके। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ स्टेशनरी की फाइल हर साल खुलेगी और हर साल बंद भी होगी। यदि फाइल को हम बंद नहीं करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कब करेंगे? कई दफ़ा आपने देखा होगा फाइल के ऊपर लिखा होता है 1960-2021, यानी कि फाइल 1960 में खुली थी और 2021 में भी चल रही है। उसका कोई डिस्ट्रक्शन का पीरियड कभी आया ही नहीं है। जब डिस्ट्रक्शन का पीरियड नहीं आया तो उसके कई वॉल्यूम खुल जाएंगे जिनकी आवश्यकता ही नहीं है और हम अननेसेसरली उन वॉल्यूम्स को अपने पास रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों की तरफ भी हमें देखने की आवश्यकता है। नोटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तवज्जो देने की आवश्यकता है। आज की डेट में जो कई डिस्ग्रंटल स्टाफ हैं या अनरिलायबल स्टाफ हैं वो नोटिंग के अंदर भी बड़ी मैनिपुलेशन करने का प्रयास कर बैठते हैं, जिससे जो है निर्णय कुछ हुआ होता है, कम्युनिकेट कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से नोटिंग के अंदर पैराग्राफ नंबरिंग देना, उनके ऊपर पेज नंबरिंग करना, उनका रेफरेंसिंग नंबरिंग करना, जहाँ पे नोट ख़त्म हो जाए वहाँ पे आपके दस्तखत हों और यदि हो सके तो अपना कुछ चिन्ह बना दीजिए ताकि उसके अंदर कोई एडिशंस, अल्ट्रेशंस और मैनिपुलेशन का स्कोप ना रहे। इवन कंप्यूटराइज्ड नोटशीट के अंदर भी हमने मैनिपुलेशन होते हुए देखा है। जहाँ कुछ स्पेस रह गया वहाँ पर रीटाइप करने की गुंजाइश रह जाती है और कंप्यूटर युग में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ नोट्स, चेंजिंग ऑफ डिसीजन, ये भी एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसकी तरफ हमें समाधान करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो परचेजेस के अंदर भी हम बहुत गफलत कर बैठते हैं। 10 कुर्सियों की आवश्यकता है, 100 कुर्सी खरीद ला जाती है, 90 कुर्सी पड़ी रह जाती हैं। एक दफ़ा इंस्पेक्शन के दौरान हमने देखा कि 4 साइकिलें जो हैं कम से कम 20 साल पुरानी जंक खा रही थी और कभी उनको इशू ही नहीं किया गया। यानी कि टाइपराइटर भी हमने अगर खरीदे तो वो अंदर स्टॉक में नील पड़ा हुआ है, परंतु टाइपराइटर अंदर पड़ा हुआ जंक खा रहा है। ऐसी स्थितियां भी हमने ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स देखी हैं। इसके अनुसार यदि आपको जितनी चीज़ें आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ही चीज़ों का परचेज करें और उन चीज़ों को जिन्होंने रिक्विजिशन किया था उनको समय पर इशू करके अपना स्टॉक जो है डिलीट करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक तरफ स्टॉक आपने माल खरीद लिया और दूसरी तरफ वो जंक में कन्वर्ट हो गया। परंतु ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आदमी को आती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ भी बहुत चीज़ आवश्यकता है तवज्जो देने की। प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया कि नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 लाख फॉर्म डिपार्टमेंट ने प्रिंट करवाए और उतने ही फॉर्म उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स के लिए भी प्रिंट करवा दिए। भाई परचेज ऑफ गाड़ी तो एक आज की तो नेचुरल है, उसकी फाइल खुलनी है, उसके लिए हमें फॉर्म की आवश्यकता है, परंतु वो गाड़ी कब ट्रांसफ़र होगी, उसमें कितनी गाड़ी बिकेंगी, कितनी गाड़ियों को ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी 100% मानकर यदि 4 लाख फॉर्म हम बनवा देंगे तो कब यूटिलाइज होंगे। 5-10% गाड़ियाँ ही ट्रांसफ़र होती हैं, पर उनके लिए 5-10% फॉर्म की आवश्यकता थी, परंतु स्टोर के अंदर हमने देखा 3-4 लाख फॉर्म फॉर ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स
सालों साल पुराने छपे हुए पड़े हुए थे। इस प्रकार से छोटी छोटी गफलत जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती हैं और उसके साथ साथ हमारा मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम बना देती है। तो हमें इंश्योर करना होगा कि हम रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कितना हमें कोई फॉर्म चाहिए, लास्ट ईयर इसकी कंजम्पशन क्या थी, अब क्या होगी, एक्सपेक्टेड क्या है, इन चीज़ों को नज़र मद्दे रखते हुए इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें। देन मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर चेक्स ऑन डिलेज के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। यूज ऑफ प्रॉपर मोड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कई दफ़ा हम पब्लिक के साथ भी बड़ा डिसकल्टियस कम्युनिकेशन कर बैठते हैं। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर 15-16 प्रकार के कम्युनिकेशन के फॉर्म है, परंतु हम पब्लिक को भी मीमो इशू कर देते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं, वेयर एज इट रिक्वायर्स कर्टियस हैंडलिंग ऑफ रिक्वेस्ट। किसी एक सज्जन ने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं तो लेटर का जवाब लेटर में भी तो दिया जा सकता है। आप उसके बदले में उसको मीमो इशू कर रहे हैं जैसे वो तुम्हारा स्टाफ का एम्प्लॉई है और एक्सप्लेनेशन देगा आपको। इस प्रकार से वी हैव टू बी वेरी कर्टियस। किसको डीओ जाएगा, किसको लेटर जाएगा, किसको मीमो जाएगा, किसको ऑफिस मेमोरेंडम जाएगा, किसको इंस्ट्रक्शन जाएगी, किसको ऑर्डर जाएगा, किसको ऑफिस ऑर्डर इशू होगा, इत्यादि इत्यादि। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रेफरेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ फाइल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड बहुत आवश्यक हो जाता है। इनको रोकने के लिए हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग करने की आवश्यकता है। कई दफ़ा मैंने फाइलों में देखा कि आप लोग जो हैं किसी फाइल के अंदर कहते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर ब्रांचेस देखें, परंतु अधिकारी उसकी तरफ जाकर तवज्जो ही नहीं देते। तो इससे बेटर यही होगा कि उस पेज नंबर 20 पे जो चीज़ लिखी हुई है उसकी जिस्ट आप नोट शीट में निकाल कर रख दीजिए ताकि ऑफिसर जो है पर फोर्स उसको पढ़े। वरना आपने उसका अटेंशन तो ड्रा किया पर उसने कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में जाकर उसको पढ़ने का कष्ट ही नहीं किया, तो आपके रेफरेंसिंग का फ़ायदा क्या हुआ। देन मेंटेनेंस ऑफ गार्ड फाइल। हर दफ्तर के अंदर एक गार्ड फाइल होनी चाहिए जिसमें पुरानी और नई इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टमेटिकली ईयर वाइज पड़ी हुई हों और आपको हैंडी रूप से उपलब्ध हो जाएं, ना कि ये कि 1950 की फलां इंस्ट्रक्शन थी उसको ढूंढने में भी 50 दिन लग जाएं। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ गार्ड फाइल एटसेट्रा भी आवश्यक है ताकि उसका जो है सदुपयोग किया जाए। एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ फाइलिंग सिस्टम रिकॉर्ड मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अनुसार जो होना चाहिए ये भी आज कई सालों से कैरी आउट नहीं हो रहा। विद द रिजल्ट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। इसकी तरफ भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। देन सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने की समय समय पर ज़रूरत है जिससे ये देखा जाए कि स्टाफ जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो जनता को क्यों नहीं समय पर सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनदर इंटरेस्टिंग इशू इज़ स्टाफ इश्यूज। स्टाफ के अंदर हमने देखा है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क ना होने के कारण कुछ स्टाफ अंडरवर्कड होता है, कुछ स्टाफ ओवरवर्कड होता है। कुछ जो पुराने वर्कर अच्छे होते हैं दे आर ओवरवर्क और उनको एडिशनल काम बार बार दिया जाता है। इसी प्रकार से जिनको मस्ती मारने की इच्छा होती है वो मस्ती मारते रहते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है 30% ऑफ द स्टाफ इज टच मी नॉट, मुझे हाथ लगाओगे करंट खाओगे। ऐसे लोगों से काम लेने की आवश्यकता है। 30% टेक वर्क इफ़ यू कैन, वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं परंतु उनके पास गुंजाइश है और काम देने की, परंतु हम उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ना रखकर या किसी और प्रेशर के कारण उनसे काम नहीं ले पाते। 40% एट योर बैक एंड कॉल। 40% लोग ही लगभग ऐसे हैं जिनके सिर पर दफ्तर सरकारी चलते हैं और इनमें से भी यदि 40% के करीब पोस्टें खाली हो जाएं तो दफ्तरों का क्या हाल होगा।
ये दिस कैन बी वेल इमेजिन। सो इस प्रकार से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनके ऊपर आप काम ला दोगे तो वो करेंगे। यदि आप उनको डाक भेजोगे ही नहीं, डाक मार के नहीं करोगे, उनको असाइनमेंट दोगे ही नहीं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट वो काम करेंगे। इसलिए उनके ऊपर जो है वर्क डालने का प्रयास करो और उसको मॉनिटर करो और उनसे काम लेने की आवश्यकता के ऊपर प्रेशर दो। मिसलेनियस के अंदर हमारे पास है कि हर दफ्तर को एक सिटीजन चार्टर बनाना है। सिटीजन चार्टर्स बने हुए हैं। आज से 15-20 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर डिपार्टमेंट को कहा था कि आप अपने अपने सिटीजन चार्टर बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। उस समय बड़े फैनफेयर के साथ सिटीजन चार्टर तो बना दिए गए, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस बन गया। आज की डेट में सिटीजन चार्टर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन करना भी मिडिल लेवल और टॉप लेवल के अधिकारियों का काम है, ताकि वो इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उससे जो है बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कहाँ हम शिकायत कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस मिल सकती है, किस प्रकार से सर्विस मिल सकती है, कौन कौन से फॉर्म भरे जाने हैं, यदि कोई सर्विस नहीं देता तो शिकायत कहाँ करनी है, यदि वो भी नहीं सुनता तो किसके पास जाना है। ये सारी पद्धति सिटीजन चार्टर के अंदर डिफाइंड है। डिपार्टमेंट का मिशन क्या है, विजन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके यहाँ किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके यहाँ कंप्लेंट की रिड्रेसल का क्या मैकेनिज्म है, सब उसके अंदर दे रखा है और इनको भी इम्प्लीमेंट करने की आज की डेट में बड़ी आवश्यकता है। इसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने भी, कमीशन ने भी 16-17 रिपोर्ट्स अपनी बनाई थी वीरप्पा मोइली कमेटी ने, जिनमें से लगभग 30 से 40% रिकमेंडेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं की, परंतु बाकी 50 से 60% रिकमेंडेशन जो है उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी हर दफ्तर को करना है। तभी गुड गवर्नेंस की तरफ हमारी तवज्जो जाएगी। सिटीजन के अलावा स्टाफ की ग्रीवेंस का रिड्रेसल भी बहुत आवश्यक है। कहीं आगे ईबी रुक जाया करती थी, एसीआर टाइम पे नहीं की जाती, जिसके कारण डीपीसी नहीं हो पाती, प्रमोशंस नहीं हो पाती। डीपीसी ना बैठे तो प्रमोशंस कैसे होंगी। इस प्रकार से उनकी ग्रीवेंसेस को भी रिड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कोर्ट्स में जाके अपना रिड्रेसल करवाने का प्रयास ना करें। कोर्ट्स में आजकल केसेस जो है बहुत लंबे खिंच जाते हैं, और यदि कोई स्टाफ का कर्मचारी कहीं से जीत कर भी आता है तो गवर्नमेंट उसको अपनी तौहीन मानकर नेक्स्ट अदालत में चली जाती है और उसको ड्रैग ऑन करने की कोशिश करती है। ये भी एक बाबूजी का जो पद्धति है, इसको भी समाप्त करने की, रिव्यू करने की आवश्यकता है। बाबू इज नेवर सेटिस्फाइड विद द रूलिंग ऑफ द फर्स्ट कोर्ट, अदालत या जो भी आप कहें, कैट एटसेट्रा, वो उसको अपील के अंदर ले जाने का प्रयास करता है और नॉर्मली गवर्नमेंट जो है अप्रूवल्स भी दे देती है विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। तो हर केस की मेरिट को देखना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय में जाकर अपील या एसएलपी वगैरह फाइल करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सो कीप ए विजिलेंट एंड आई ऑन द स्टाफ आल्सो। हमारा बहुत सा स्टाफ जो है वो वेंडर्स और आउटसाइड टाउट्स के साथ मिली भगत से काम करना शुरू कर देता है टू डेवलप अल्टीरियर मोटिव्स। बाहर वाले भी उनको प्रोत्साहित करते हैं करप्शन की तरफ, और कई दफ़ा जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उनकी रिक्वेस्ट को ये मानना शुरू कर देते हैं। विद द रिजल्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अडॉप्ट नहीं हो पाता। जो वेंडर के थ्रू केसेस आते हैं वो सेम डे डिस्पोजल होने का प्रयास होता है, जबकि लोगों की महीनों पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती हैं। इस प्रकार से सुपरवाइजरी स्टाफ को चाहिए कि वो अपने स्टाफ के ऊपर कड़ी निगाह रखे। इसके पास कौन आता है, कौन वेंडर है, कौन मिडलमैन है, किसके काम ये जल्दी प्रायोरिटी पे करता है, इन चीज़ों का भी वो एनालिसिस वगैरह करता रहे। और पेंडेंसी और डिस्पोजल रेट का क्या प्रोपोर्शन है, इसको भी देखें कि कितना जो है तुरंत आई हुई फाइलें
डेली सबमिट हो जाती हैं और पुरानी फाइलें क्यों नहीं पुट अप हो पा रही, इन सब चीज़ों की तरफ भी देखने की आवश्यकता है। लॉन्ग क्यूज अगर कहीं लग जाती हैं तो वहाँ पर आप एक से ज़्यादा काउंटर बनाएं ताकि जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल ये भी आपको बता देगा कि उनका रहना सहना उठना बैठना कैसे चेंज हो रहा है, उनकी क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो उनकी जो है एक्टिविटीज़ बता देंगे कि आप करप्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, चेंज ऑफ सीट असाइनमेंट एवरी क्वार्टर और पीरियोडिकली इज ए मस्ट, ताकि कोई किसी सीट के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप ना कर बैठे। इस प्रकार से बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे। और कंप्यूटराइजेशन तो आज एक बूंद है, उसके माध्यम से जितना भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप कर ले कि हर व्यक्ति की डिस्पोजल इनपुट एटसेट्रा उसमें मॉनिटर हो सके और उसको समय समय पर चेतावनी दी जा सके कि आपका जो काम है वो बिलो स्टैंडर्ड जा रहा है, इसको इम्प्रूव करिए। इस प्रकार से छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप हर जगह पर इनोवेशंस ला सकते हैं, सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिटीजन्स को अच्छी सेवाएं देने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे टिप्स हैं जो यदि आप यूज़ करेंगे तो आप अपने मिशन में कामयाब होंगे और गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म्स लाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली कड़ी में हम किसी और एस्पेक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।